हेलो स्टूडेंट, अपन एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 12th की है उसके चैप्टर 5 के अंदर थर्ड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। और इसके अंदर अपने पास ये वाला क्वेश्चन है, वो कॉन्टिन्यूटी के अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो अपन इसको करते हैं। इसको उसने बोला है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई फोर पे कंटिन्यूअस है। तो अपने को सबसे उसने बोला है देन फाइंड करना है अपने को एफ पाई बाई फोर का वैल्यू। तो अपने को पता है अगर ये कंटिन्यूअस है तो जो राइट हैंड लिमिट होगी वही लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और वही फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो एफ पाई बाई फोर का वैल्यू किसके इक्वल होगा? आर एच एल और एल एच एल के। तो आर एच एल और एल एच एल को मैं यहाँ पे एक साथ निकाल देता हूँ, आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, तो मैं एक साथ निकाल देता हूँ। आर एच एल और एल एच एल को एक साथ बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं? लिमिट बोलते हैं। और कहाँ पे? उस इंडिकेट वैल्यू पे। तो जो इंडिकेट वैल्यू है पाई बाई फोर पे मैं इसकी लिमिट निकालता हूँ। अब लिमिट निकालूंगा तो ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, रूट कोस एक्स माइनस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस वन। अगर मैं एक्स की जगह पाई बाई फोर रखूँगा तो कोट पाई बाई फोर वन हो जाएगा, वन माइनस वन नीचे जीरो बन गया। तो ये अपने पास अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, नीचे जीरो बनना ही नहीं चाहिए और कंटिन्यूअस है इसलिए तो बनना भी नहीं चाहिए बिल्कुल ही। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर, ये रूट टू कोस एक्स माइनस वन, सॉल्व इतना ही कर सकते हैं अपन। तो ये कोट है, इसको मैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दूंगा और माइनस वन। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर ये बन गया रूट टू कोस एक्स माइनस वन, और ये यहाँ चला गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये आपका जो एलसीएम साइन एक्स आएगा वो ऊपर भी चला गया, नीचे एलसीएम जो आएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब मैं वापस लिमिट रख के देखता हूँ। अगर मैंने पाई बाई फोर रखा तो कोस पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई रूट टू और साइन पाई बाई फोर का वैल्यू भी वन बाई रूट टू। वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट टू जीरो, नीचे अब भी जीरो बन रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम है, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए डिनोमिनेटर में। ठीक है, मैं एक साथ निकाल रहा हूँ दोनों लिमिट आर एच एल और एल एच एल, और उनको किसके इक्वल कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करना चाहिए कि जो जैसे इसका और इसका वो अपन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ पहले न्यूमरेटर वाले का। तो रूट टू कोसेक्स है, तो रूट टू कोसेक्स माइनस वन है तो प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ऊपर जीरो नहीं बने, क्योंकि ऊपर भी जीरो बन रहा है अगर आप पाई बाई फोर रखते हो। तो रूट कोसेक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। एक जो है मैं नीचे वाले के टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ए माइनस बी है तो ए प्लस बी कोसेक्स प्लस साइन एक्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको न्यूमरेटर में भी कर दिया। अब ऐसा करने से देखिए क्या बेनिफिट हुआ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई फोर है। अब जैसे ये ए माइनस बी ए प्लस बी आपका क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ये बच गया साइन एक्स, और ये आपका बच गया कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बच गया। अब देखिए डिवाइड में क्या हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी अपन ने किया तो ये अपना बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आपका बन गया रूट टू कोस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब अगर आप थोड़ी से भी नज़रों के पारखी हैं तो ये बता सकते हैं कि ये जो है, ये जो बना ये कोस टू एक्स का फॉर्मूला बना, और ये भी किसका बना? कोस टू एक्स का। इसका मतलब दोनों चीज़ कट गई हैं। ठीक है, अगर ये दोनों कट गई तो अब अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई फोर, लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो साइन पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई रूट टू, कोस पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई रूट टू, साइन पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई रूट टू, और डिवाइड बाई रूट टू इंटू कोस पाई बाई फोर का वैल्यू वन बाई रूट टू और प्लस वन। तो ये अपने पास निकल सकती है यहाँ से वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, टू बाई रूट टू हो गया, और नीचे ये कट के टू हो गया। अब इस टू से मैंने इसको भी काट दिया, वन बाई रूट टू वन और रूट टू टू हो गया। तो ये आपकी आर एच एल आ गई। अगर आर एच एल आ गई या लिमिट आ गई मतलब लिमिट आर एच एल या एल एच एल कोई भी आ गई है, तो इसका मतलब वैल्यू फंक्शन लिमिट के इक्वल होगा। राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों ही आ गई हैं, इसका मतलब वन बाई टू के इक्वल होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 20 का अपने पास है एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है ई का पावर 1/x-1 डिवाइड बाई ई का पावर 1/x+1 और उसने बोला है ये कंडीशन कब है जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और ये कंडीशन कब है जब x इक्वल्स टू 0 है। तो अपने को शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। कैसा है? डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। तो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू LHL होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी उस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालता हूँ और RHL पता चल जाएगा अपने को। वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 के ऊपर फंक्शन का वैल्यू 0 है, एक चीज़ निकल गई है। अब मैं RHL निकालता हूँ। RHL का मतलब होता है x ग्रेटर देन 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब कौन से में ग्रेटर? नॉट इक्वल है, वो ग्रेटर भी है और वही लेस भी है। तो नॉट इक्वल वाला टर्म ले रहा हूँ ई का पावर 1/x-1 अपॉन ई का पावर 1/x+1, ये +1 यहाँ है और x इक्वल्स टू मेरे को लेना है 0 प्लस h और h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और x 0 प्लस h का मतलब h हो गया। x का वैल्यू आपको h रखना है, x की जगह h रखेंगे तो क्या बनेगा? e का पावर 1/h और -1 और e का पावर 1/h और +1। अगर मैं h का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करता हूँ तो e का पावर 1/0 e का पावर इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर कहानी में इन्फिनिटी बन रहा है, ई का पावर इन्फिनिटी होता है। अगर कहानी में इन्फिनिटी बन रहा है तो आप सही रास्ते पे नहीं है, आप थोड़ा सा रास्ता सही कर लें, क्योंकि इन्फिनिटी को अवॉइड करना चाहिए। अपने को जितना कोशिश हो सके इन्फिनिटी नहीं बनने देना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको और अच्छे से करते हैं, अगर अपने से हो सकता है तो इन्फिनिटी को अवॉइड कर पाते हैं। तो मैं इसमें एक डिवाइड कर देता हूँ जिससे मैं इन्फिनिटी से बच जाऊँगा। ई की पावर 1/h का डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अब इसमें डिवाइड किया तो ये तो 1 हो गया, इसमें डिवाइड किया तो ये ऐसे हो गया, और ऐसे होने का मतलब ये ऊपर जब जाएगा तो पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। और ऐसे इसमें किया तो ये 1 हो गया और यहाँ ई की पावर 1/h लगेगा और वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ई की पावर -1/h। इससे अपने को एक बेनिफिट क्या मिला? h की जगह 0 रखते क्या हो गया? ई की पावर 1/0, 1/0 तो इन्फिनिटी हो गई, लेकिन अपने को एक फ़ायदा मिल गया, ई की पावर -इन्फिनिटी। ई की पावर -इन्फिनिटी जो होता है वो उसको अपन 1/e की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हैं, और 1/e की पावर इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी 0 बन गया। इसका मतलब अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि ई का पावर -इन्फिनिटी जो होता है उसका वैल्यू ही 0 होता है। ये आपको याद भी रखनी है बात। अगर ये 0 हो गया तो अपने पास क्या बचा? 1 - 0 और 1 + 0, तो ये बच गया आपका 1। RHL 1 आ चुकी है आपकी, ठीक है। अब LHL की बारी। LHL के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? LHL के लिए x इक्वल्स टू होता है 0 - h, h टेंडिंग टू 0, 0 - h का मतलब -h आ गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 करेंगे और क्वेश्चन में x की जगह e की पावर माइनस हो जाएगा h और -1, h को माइनस करना है तो ये -h हो गया और ये प्लस से 1 हो गया। h को अपन क्या कर देंगे? h को अपन 0 करेंगे। अब h को 0 करते ये बन जाएगा e की पावर -इन्फिनिटी -1 e की पावर -इन्फिनिटी +1। e की पावर इन्फिनिटी का वैल्यू -इन्फिनिटी का 0 होता है, 0 - 1/0 +1, तो ये -1/+1 अपने पास आ गया -1। तो LHL ये आई। इसका मतलब तीनों चीज़ अलग अलग आएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल्स टू RHL और नॉट इक्वल्स टू LHL। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो f0 नॉट इक्वल्स टू RHL आया और नॉट इक्वल्स टू LHL आया, तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। कहाँ पे? एट x इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि अपन ने 0 पे ही इसको चेक किया है, तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो चुका है क्योंकि तीनों वैल्यू सेम नहीं आई है। नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल 21 डिस्कस करते हैं। अपने पास एग्जाम्पल 21 है जो अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है, इसका जो वैल्यू है वो है 1 - cos 4x अपॉन x²
और ये बोला है x लेस देन 0 की कंडीशन है। यहाँ पे उसने बोला है a और ये कंडीशन है x इक्वल्स टू 0 की, और यहाँ पे उसने बोला है रूट एक्स अपॉन, और ये आपका है अंडर रूट में है 16 प्लस रूट एक्स और -4 बाहर है अंडर रूट से, और ये x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है। ये फंक्शन आपका है और उसने बोला है कि कंटिन्यूस है, उसने बोला है कॉन्टीन्यूस गिवन है, कंटिन्यूस है ये एट x इक्वल्स टू 0 पर, 0 पे ये कंटिन्यूस है, तो अपने को फाइंड करना है a का वैल्यू। अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब वैल्यू फंक्शन ये फाइंड करना है, वैल्यू फंक्शन 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वही किसके इक्वल होगा, RHL के, और वही किसके होगा, LHL के। अब ये तीनों इक्वल होंगे तब अपने पास फंक्शन का वैल्यू जो है 0 पे जो है a का वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताता हूँ। f0 का वैल्यू 0 पे फंक्शन का वैल्यू a है। एक चीज़ अपनी ये हो चुकी है। अब अपन RHL निकालते हैं। RHL का मतलब होता है x ग्रेटर देन 0 होता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन का वैल्यू क्या है, रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स और -4, और x इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे 0 प्लस एच और एच टेंडिंग टू 0। अगर मैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 अप्लाई करता हूँ, x की जगह 0 प्लस एच का मतलब h रख देता हूँ, तो ये बन गया अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एच और -4। h को 0 करते ही 16 का रूट 4 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया है, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रूट 16 प्लस रूट एच प्लस 4 से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे मेरे पास नीचे से 0 हट जाए। तो ये अपने पास बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये बन गया अंडर रूट एच अपॉन ये a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो ये अपने पास बना, तो इसका रूट हट जाएगा। a स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी लगाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो इसका अंडर रूट हट गया। तो ये 16 प्लस अंडर रूट एच और -16, और न्यूमरेटर में आपका जो है वो अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एच और -4 बन गया। ठीक है, अब सुनो, अब मैं h की जगह इस रूट h को काट सकता हूँ। अगर मैं इसको कट कर दिया तो नीचे से h हट गया। अब h की जगह 0 पुट करते, ये 0 गया, इस 16 का हो गया अपने पास जो है, अगर इसको अपन काटे हैं तो इसका मतलब मामला बन रहा है। इसका मतलब 0 किया तो अंडर रूट 16 का 4 हो गया, h को 0 करना है, 4 - 4 आपका 0 आ गया। इसका मतलब आपकी RHL निकल चुकी है। अब LHL के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। LHL का मतलब होता है x लेस देन 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या बन गया 0 माइनस, और फंक्शन का वैल्यू कौन सा है, ये है लेस देन का है ना, तो ये 1 - cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है। और अपने को x का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करना है, x इक्वल्स टू LHL में 0 - h और h टेंडिंग टू 0, 0 - h का मतलब -h रखना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 - cos 4 इंटू -h रखेंगे, और ये -h का स्क्वायर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस, ये माइनस यहाँ जाएगा और कोस माइनस को खत्म कर देगा, कोस माइनस को खा जाता है, आपको मालूम होगा, इवन फंक्शन है, और -h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो गया। अब अपने को एक फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है आप जानते भी होंगे, 1 - कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 कोस का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर। अगर थीटा होता है तो उसका हाफ थीटा बाई 2 हो जाता है। अगर यहाँ पे 4h है तो उसका हाफ 2h हो गया, और डिवाइड में कितना है h स्क्वायर है। अब अपने को एक बात ये भी मालूम होनी चाहिए कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 के अंदर ये बात आपको याद होनी चाहिए, साइन h अपॉन h का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अगर यहाँ 2h है तो यहाँ भी 2h ही होना चाहिए। ये एक लिमिट का फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं देखो ऐसा कुछ अप्लाई करने वाला हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब ये 2 है, ये साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन लिख दिया मैंने। अब ये 2h, इसको भी मैंने क्या लिख दिया 2h, एंगल मेरे को सेम लगाना था,
और एच स्क्वायर को एच इंटू एच लिख दिया। यहाँ मैंने अपनी तरफ से 2 ऐड किया, 2 लगाया, 2 यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाया, नीचे 4 लग गया है तो ऊपर भी 4 लगा देते हैं। तो इसका वैल्यू 1, इसका भी 1, तो ये 1 1 और ये 1 हो गया, 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये अपने पास 8 हो गया। अब यहाँ पे ये अगर उसने कंटिन्यूस दिया है तो अपने को वैल्यू ऑफ ए निकालनी थी, लेकिन अपने पास RHL और LHL दोनों क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। उस चीज़ को अपने को अभी चेक करना पड़ेगा। अब वो चेक क्या है, अपने यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक किया, ये जो मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसमें सेम से ही किया, तो ये प्लस है, ये प्लस होने का मतलब यहाँ प्लस है और प्लस होने का ये प्लस है, तो ये 8 हो गया। इसका मतलब ये दोनों सेम आ गई और ये किसके इक्वल हो जाएगी, फंक्शन के इक्वल होने से a इक्वल्स टू कितना हो गया, 8। a का वैल्यू 8 अपना फाइनल सॉल्यूशन हो चुका है। थैंक यू। अगला करते हैं। जिन लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है वो वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि हम समझ चुके हैं। अपन अगला क्वेश्चन करते हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी का है। अपने पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल 22। इसके अंदर फंक्शन का वैल्यू अपने पास है, जो फंक्शन का वैल्यू है 2x + 3 x + 1 x + 2 और ये कंडीशन है। उसने बोला है -3 से x से लेस देन -2 और ये है -2 से x लेस देन ऐसे 0 तक है और फिर लास्ट कंडीशन में 0 से x लाई कर रहा है 1 तक। ठीक है, अपने को इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबल है या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं उन सब चीज़ों पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले कहाँ चेक करनी है वो पता करना है। तो देखो जैसे -2 है, -2 LHL की कंडीशन में भी है, RHL की कंडीशन में और इक्वल की कंडीशन में। ऐसे ही 0 है वो RHL की कंडीशन में, LHL की कंडीशन में भी है, तो दोनों पे है। तो इसको आप @x = 0 पे चेक कर सकते हो और -2 पे। तो मैं आपको इसको 0 पे चेक करके बता देता हूँ, -2 पे आप खुद कर सकते हैं, प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपके फार्मूला होता है RHD का, लिमिट h टेंडिंग टू क्या होता है 0 और यहाँ पे होता है f है 0 + f। 0 पे निकाल रहे हो तो 0 + h, -2 पे निकाल रहे हो तो -2 + h और -f/h होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालेंगे और इसके लिए अपने को 2-3 चीज़ों की दरकार पड़ने वाली है। एक तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, 0 पे फंक्शन का वैल्यू देखें, 0 इक्वल इसमें है, इसमें x की जगह 0 रखें, 0 + 2 2 हो गया। एक आपको f 0 + h निकालना पड़ेगा। 0 + h का मतलब 0 + h उससे निकलेगा जिसमें x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा। x का वैल्यू इसी में 0 से ग्रेटर है, अगर इसमें 0 से ग्रेटर है तो आप x की जगह 0 + h रखें, तो 0 + h + 2, तो ये आपका बन गया, यहाँ पे = लिख देता हूँ मैं, ये बन गया h + 2। अब एक आपको निकालना पड़ेगा f 0 - h, 0 से छोटा इसमें है ना, x का वैल्यू 0 से छोटा है लेस, तो इसमें आप x की जगह 0 - h पुट करें तो 0 - h + 1, 0 का मतलब तो कुछ नहीं, -h + 1 बन गया। ये आपको जरूरत पड़ेगी। f 0 + h का वैल्यू कितना हो गया, h + 2, f 0 का वैल्यू कितना हो गया 2/h, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आपको h का वैल्यू 0 नहीं पुट करना, आपको h को h से काट देना है, लिमिट पुट नहीं करनी है। ये आपने इसको काट दिया तो आपके पास जो RHD है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, उसका वैल्यू 1 आ चुका है। अब अपने को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या प्रोसीजर है, LHD अपन कैलकुलेट करते हैं। LHD का फार्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0। जो RHD का जो फार्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर अपन +h की जगह -h पुट करेंगे, तो -h पुट करेंगे तो अपना क्या हो गया, f0 - h -f0/-h हो गया। f0 - h का वैल्यू कितना हो गया, -h + 1 और f0 का कितना हो गया, -2/-h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपका क्या बचा, -h और ये बच गया -1/h। अब नीचे वाला h कैंसिल हो नहीं सकता, करता हूँ मैं सेपरेट डिवाइड करके, तो -h/h हो गया और ये -1/h हो गया। इसको काट दिया, ये -1 हो गया
और इसमें लिमिट मेरे को लगानी पड़ेगी। तो 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी का केस बन गया, तो ये सारा मामला इन्फिनिटी के पास चला गया। इन्फिनिटी आ गए तो ये इक्वल नहीं हुए, तो RHD नॉट इक्वल्स टू LHD। इसका मतलब अपन बोलेंगे ये फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता क्योंकि RHD राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता एट x इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आप -2 पे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 23। एग्जाम्पल 23 डिस्कस करते हैं। tan इनवर्स अपने पास है √1 - x² अपॉन x। इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसके सापेक्ष करना है, इसके रेस्पेक्ट में करना है, और इसका कुछ अपने को इंटरवल भी दे रखा है। इंटरवल जो है वो है x का वैल्यू बिलोंग कर रहा है, वो कर रहा है 1/√2 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ये ओपन है, क्लोज आप देख लीजिए, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका ज़्यादा अपने को जरूरत नहीं पड़ने वाला, अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको अपन u ले लेते हैं, इसको अपन क्या ले लेते हैं, u ले लेते हैं, और इसको अपन ने u ले लिया है, और इस वाले को अपन क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं, ठीक है। अब ये भी x का फंक्शन है, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। इन्वर्स के क्वेश्चन को पहले सोल्व करना पड़ता है। इसको सोल्व करने के लिए मैंने इसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, जैसे 1 - x² आता है तो अपन साइन थीटा पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, साइन थीटा। तो अपने पास u इक्वल्स टू चल रहा है tan इनवर्स, ये बन गया 1 - sin² थीटा अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा। अब ये tan इनवर्स, ये 1 - sin² को अपन बोलते हैं cos² थीटा, और अपॉन क्या हो गया, साइन थीटा। अब स्क्वायर से tan इनवर्स से cos² का रूट cos थीटा हो गया, लेकिन मोड, अब स्क्वायर रखता है तो मोड लगता है, स्क्वायर से रूट कटता है ना तो मोड लगता है, मोड लगेगा। लेकिन उसने बोला था 1/√2 से 1 है x है, इसका मतलब जो साइन थीटा है वो 1/√2 से 1 हो गया, मतलब 1/√2 का मतलब π/4 और 1 का मतलब π/2, मतलब π/4 से π/2 जो हो गया, ये 45 से 90 डिग्री तक कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कौन को पॉजिटिव होगा, कोस थीटा पॉजिटिव होगा, तो ये मोड से बाहर जब निकलेगा तो पॉजिटिव बन के ही निकलेगा। तो u इक्वल्स टू tan इनवर्स, मतलब यहाँ माइनस नहीं आएगा, मोड हटेगा तो कोस अपॉन साइन थीटा हो गया। तो u इक्वल्स टू tan इनवर्स, कोस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। अब कोट से tan इनवर्स कटेगा नहीं, तो इस कोट का क्या बना दूँ मैं, tan बना दूँ, और tan बनाने का मतलब 90 में से माइनस करना पड़ेगा एंगल को। अब यहाँ से tan कट गया तो u इक्वल्स टू हो गया tan π/2 माइनस थीटा का वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ गया, साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ फिलहाल, du/dx कितना हो गया, इसका तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया, साइन इनवर्स का 1/√1 - x² हो गया। ये मामला यहाँ तक हो गया। अब इसको करते, इसमें भी वही आप साइन थीटा रख दीजिए, तो कॉस इनवर्स ये 2 साइन थीटा, और ये √1 - sin² थीटा बन गया आपका, ठीक है। अब वही बात, सारी मामला वही है, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये बन गया cos² थीटा, और ये स्क्वायर हटेगा तो जो है मोड आएगा, लेकिन मैंने बताया था पॉजिटिव है इसलिए मोड cos थीटा है, वो आपका cos थीटा ही बन जाएगा, मैं आपको बता चुका था। तो ये बन गया u इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये बन गया आपका साइन 2 थीटा, 2 साइन ए कोसिस साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब ये इससे कटेगा नहीं, ये काटने के लिए अपन क्या करेंगे, कॉस इनवर्स,
इस साइन का क्या बनाना पड़ेगा आपको, कोस बनाना पड़ेगा। इसका कोस बनाने का मतलब इस चीज़ को 90 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। अब 90 में माइनस करते ये इससे कट गया, π/2 -2 थीटा का वैल्यू बोलिए आप, थीटा का वैल्यू वही है, साइन इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब du/dx कर देते, तो π/2 का तो हो गया 0 और -2 साइन इनवर्स का √1 - x², ये dv चल रहा है आपका, ये v है, ये v है आपका, तो ये v चल रहा है ना। अब आपको इस u का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो मतलब जिसका करना है वो तो ऊपर आएगा और जो जिसका होना है वो नीचे आएगा, जिससे अपने पास ये dx कट जाएगा तो अपने पास du/dv हो गया। इसका मतलब u का डिफ्रेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में हो गया। ये प्रोसीजर अपना था, मतलब du/dx फाइंड आउट करना था। तो du/dx का वैल्यू अपने पास कितना है, du/dx का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, और dv/dx का वैल्यू कितना है, ये रहा -2/√1 - x² हो गया। अब यहाँ से अगर अपन इसको काटते हैं तो अपने पास आता है ये। अब एक चीज ये भी देखते हैं, वो अपना सही है, ये अपने पास 1/2 आ रहा है, ठीक है, देख लीजिए। थोड़ा सा ये जो कटा है इसको भी अपने को देखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए आप। ये जो कटा है, ये जो है इंटरवल 2 थीटा का ये कटेगा, इसका मतलब 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा अपना, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे थीटा अपना हो रहा था π/4 से π/2 तक, तो 2 थीटा करेंगे तो 2 थीटा हो गया, 2 से इंटू कर देंगे तो π/2 से पाई हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हो गए। और सेकंड में कॉस कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो इसको यहाँ करेंगे अपन, इसको ये लगाएंगे ना, तब यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस बाहर लगाएंगे तो ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस हो जाएगा, इसका तो 0 होना ही है, तो ये प्लस होने से यहाँ प्लस आ जाएगा और अपना आंसर फाइनली -1/2 आ जाएगा। इस बात को थोड़ा सा फोकस कर ले। नेक्स्ट करते हैं। ट्वेंटी 24 में अपने पास है f(x) = अपने पास है sin x अपॉन x प्लस में cos x, और ये बोला है कि x ≠ 0, और यहाँ पे k है और ये बोल रहा है x = 0, ठीक है। उसने बोला है कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है ये पहले से एट x = 0, तो अपने को k का वैल्यू फाइंड करना है। कंटिन्यूस है, इसका मतलब कंसेप्ट क्या होता है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL और LHL के इक्वल होगी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगी, फंक्शन का वैल्यू 0 पे जो होगा वही RHL के इक्वल होगा और वही LHL के इक्वल होगा। तो इस कंसेप्ट का अपन यूज करेंगे अगर कंटिन्यूस है। तो f0 का वैल्यू कितना हो गया, f0 0 पे फंक्शन का वैल्यू k है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज हो गया। अब RHL कैसे निकालेंगे अपन, x > 0 होगा, जिसमें x > 0 होगा। अब नॉट इक्वल है, इसका मतलब ग्रेटर भी वही है और लेस भी वही है, RHL भी उससे फाइंड होगी और LHL भी उससे फाइंड होगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू कितना हो गया, x टेंडिंग टू 0 प्लस, और फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया sin x अपॉन x प्लस cos x, और x इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा 0 + h, और h टेंडिंग टू कितना हो गया 0। तो फाइनली अपने पास लिमिट h टेंडिंग टू क्या हो गया, h टेंडिंग टू 0, और ये बन गया साइन 0 + h का मतलब h हो गया, तो ये बन गया साइन h अपॉन h, x की जगह h रख दिया और ये cos h बन गया। अब साइन h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 की कंडीशन में इसका वैल्यू आपको मालूम है 1 होता है। अब h इसमें cos, इसमें भी आप लिमिट पुट कर सकते हो, cos 0 हो गया, h की जगह 0 रखते हैं, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1/1 + 1 2 हो गया। इसका मतलब RHL किसके इक्वल हो जाएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो k का वैल्यू अपने को यहाँ से कितना मिल जाएगा 2। LHL निकालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं।
26 है, अपने पास fx का वैल्यू जो है 25, fx का वैल्यू अपने पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और उसने बोला है कि ये कंटिन्यूस कहाँ नहीं होगा, वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस निकालने हैं, पॉइंट ऑफ इस कंटिन्यूस एट कहाँ पे कंटिन्यूस होगा। उसने बोला है कि कंटिन्यूस कहाँ होगा, इस कंटिन्यूस एट एक्स का वैल्यू पूछा है कहाँ पे। इसके लिए उसने ऑप्शन दिए, ए में है 4 पे बताना है, या जो है -2 पे कंटिन्यूस होगा, या 1 पे होगा, या डी पॉइंट में है 1.5। तो इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको ग्राफ बता देता हूँ। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 मान लेते हैं ना, और ये है यहाँ पे 1, यहाँ 2, जैसे 1 तक ही होता है, 1 2 ऐसे कुछ ले लेते हैं, 3 है ना। तो 0 से 1 में इसका ग्राफ बना रहा हूँ। 0 से 1 में इसका ग्राफ कैसा होता है, जैसे यहाँ से चल के ये 1 के ऊपर ऐसे लग जाता है, ठीक है, वाइट बॉल, फिर 1 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, वाइट बॉल का मतलब ये डिसकंटिन्यूस हो गया, 1 पे टूट गया, फिर 1 से यहाँ से चलेगा और 2 पे जाके वापस डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में जो ओपन इंटरवल अगर 1 से 2 ले रहा हूँ उसमें ये कंटिन्यूस है। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में 1.5 यहाँ का 1.5 में ग्राफ टूट नहीं रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट अपना सही है। और बाकी सारे इंटीजर है, 4 पे भी ऐसा कुछ बनेगा आगे जाके ना, इसे 4 पे भी ये कंटिन्यूस नहीं होगा, -2 भी इधर पीछे बनेगा तो उस पर भी कंटिन्यूस नहीं होगा, और 1 पे अपने को पता ही चल गया कंटिन्यूस नहीं है। तो ये इंटीजर वैल्यू जो 1 2 3 है, या -2 है, या 0 है, इन सब पे डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन जो डेसिमल वैल्यू होगा उसके ऊपर कंटिन्यूस रहेगा, बाकी जो इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं अपन। 26 है, 26 है कि अपने पास f(x) का वैल्यू है 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और उसने बोला है नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूटी के आपको पॉइंट्स निकालने, कितने पॉइंट्स है, मतलब अपने को हाउ मैनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट है ये बताना है। तो कितने पॉइंट है अपने को ये बताना है इसके डिसकंटिन्यूस के। इसने ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 और नन। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि x ग्रेटेस्ट, किसी भी चीज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसका फ्रैक्शनल पार्ट मिलके जो है वो x बनाते हैं। तो अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं इधर ले आता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट मिलके किसी भी चीज़ के लिए x बनाते हैं, तो ये आपका एक आइडेंटिटी होता है। तो इस अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर को इधर ले आएंगे तो अपने पास ये जो बच रहा है, ये कौन बच रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट बच गया। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट खुद वैसे कंटिन्यूस नहीं होता है। जैसे आपको बताऊं, फ्रैक्शनल पार्ट का ऐसा ग्राफ होता है, ये खुद कंटिन्यूस नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि ये डिवाइड में आ गया। डिवाइड में आने का मतलब, डिवाइड में आती है ये जीरो ना हो जाए, बस इस चीज़ से अपने को बचना है। अब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया। अगर जहाँ ये जीरो होगा, अगर ये जीरो बन गया तो वो सारे पॉइंट डिसकंटिन्यूटी के हो जाएंगे। अगर ये जीरो नहीं है तभी ये कंटिन्यूस होगा। अब ये जीरो कहाँ बनेगा, पहले ये पता करते हैं कि ये जीरो बनेगा कहाँ। अब ये जीरो जहाँ बढ़ता है, जहाँ पे अगर इसके अंदर जो इंटीजर बैठ जाए, क्या बैठ जाए, इंटीजर का मतलब 0 +1 -1 2 3 +3 प्लस के माइनस के जो पॉइंटों में नहीं हो, पूर्णांक हो, वो अगर इसके अंदर बैठ जाए तो इसका वैल्यू 0 होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊँ, 2 का कितना होता है 0, 3 का भी कितना होता है 0, और 5 का भी -5 का भी 0 होता है। अगर अंदर जो है वो बिना पॉइंटों का बैठा है 0 होगा। अब अगर ये 0 हो गया तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा वहाँ पे। तो इसका 0 नहीं होना चाहिए तभी कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर डिसकंटिन्यूस करना है तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, 0। और ये पूछना पड़ेगा कि ये 0 कहाँ पे हो रहा है, तो उसके लिए x कौन होगा, इंटीजर होगा, या z बोल दो, x इंटीजर बोल दो, इंटीजर का मतलब z हो गया। और इंटीजर कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हर जगह इंटीजर होते हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5, माइनस में भी -1 2 और 0 भी सारे, जिनमें पॉइंट नहीं होते वो सारे इंटीजर होते हैं। हर इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस है। इसके लिए पॉइंट कितने हैं, बहुत सारे पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। आप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट है एग्जाम्पल 27 जो है एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास है 10x, एफ एक्स इक्वल्स टू अपने पास 10x है। वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, एट हाउ मैनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं वो बताने हैं, कहाँ कहाँ है वो बताना है। इसके लिए अपने को 10 का ग्राफ आना चाहिए। तो 10 का ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। 10 का ग्राफ से अपने को पता चल जाएगा ग्राफ कहाँ टूट रहा है। जैसे ये 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ -π/2 होता है, ऐसे ही इधर क्या पाई, इधर क्या -π, और इधर क्या 3π/2, इधर क्या -3π/2, इधर क्या 2π, इधर क्या -2π, ऐसे इधर क्या, अब ओड नंबर में चलेगा ये π/2 5π/2, और इधर क्या -5π/2। अब देखो इसका ग्राफ पे ऐसे और आगे तक बना सकते हो, ग्राफ पे बता रहा हूँ ग्राफ कैसा होता है। 10 का ग्राफ जैसे उल्टा फे जैसा होता है, 0 पे इसका वैल्यू 0 होता है और π/2 पे ये इनफाइनाइट चला जाता है, मतलब ग्राफ टूट जाता है इनफाइनाइट पे। तो ये π/2 पे टूट गया है यहाँ पे, फिर यहाँ से पाई पे वापस बनता है और 3π/2 पे वापस टूट जाता है ग्राफ। फिर मतलब यहाँ भी टूट रहा है, एक ही बात है, 3π/2 पे टूट गया ना ग्राफ, फिर 2π पे वापस बनता है और 5π/2 पे वापस टूट रहा है, मतलब 5π/2 पे टूट गया, 3π/2 पे टूट गया, π/2 पे टूट गया। ऐसे इधर माइनस में बात करें तो -π/2 पे टूट गया है, ऐसे -2π पे बनेगा तो -3π/2 पे टूट गया है। ऐसे ही है ना, ये ग्राफ कहाँ कहाँ टूटा, π/2 के 3 पे टूटा, π/2 के 5 पे टूटा, पी/2 के 1 पे। तो इसका मतलब ये π/2 पे टूट रहा है, लेकिन ओड का मतलब 2n-1 बोल दो चाहे 2n+1 बोल दो, ये ओड π/2 विषम π/2 के ऊपर टूट रहा है। ये जो है आपका डिसकंटिन्यूटी के बहुत सारे पॉइंट है और उनको आप क्या बोल सकते हो, ओड π/2 है वो, और फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर में होगा। तो π/2 पे टूटेगा, फिर 3π/2 पे, फिर 5π/2 फिर 7π/2 पे, फिर 9π/2 पे, ऐसे टूटेगा। तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट पॉइंट पे ये ग्राफ टूटेगा, तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोले जाएंगे। कई लोग इसको जो है 2n-1 2n+1 भी अपन यूज कर सकते हैं नेक्स्ट ओड के लिए, क्योंकि 2n इवन नंबर होता है, इवन में से एक माइनस करेंगे तो भी ओड बनेगा, और अगर एक प्लस करेंगे तो भी क्या बनेगा, ओड ही बनेगा। 2n इवन नंबर होता है। नेक्स्ट करते हैं, अपने पास है 28 अपने पास है, एफ एक्स इक्वल्स टू है मोड कोसेक्स, अपने पास है मोड कोसेक्स। सबसे पहले मोड कोसेक्स का आपको ग्राफ है आना चाहिए। तो जैसे पहले कोसेक्स का ग्राफ बनाएं, पहले किसका ग्राफ बनाएं, कोसेक्स का। कोसेक्स का ग्राफ जैसे आपको पता होता है ये होता है, ये होता है, ऐसे इधर भी बन जाएगा, ठीक है। मोड कोसेक्स का बनाना है ना, मोड लगती है, अगर पूरे फंक्शन पे मोड लग जाता है ना तो ग्राफ क्या होता है, ये जो नीचे वाला एक्स एक्सिस में जो ग्राफ बन रहा है वो नीचे वाला हिस्सा जो होता है ग्राफ का, नीचे वाला हिस्सा यहाँ से कट के और इसकी मिरर इमेज बन जाती है। जैसे नीचे वाले हिस्से का, यहाँ नीचे वाले हिस्से का कट के ऊपर मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है। जैसे ये नीचे वाला हिस्सा कट के ऊपर मिरर इमेज बन जाएगी। ये किसका ग्राफ बन गया, मोड कोसेक्स का बन गया। मोड लगती है ना, y का वैल्यू नेगेटिव तो होगा ही नहीं, मोड लग गया, इसका मतलब y तो है, ये y इक्वल्स टू ये जो भी आया ये पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा y का वैल्यू। तो नीचे जाते ही y का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है ना अगर ये y एक्सिस है तो अब ये जो फंक्शन है ये लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस है, इसको अपन बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस तो हो गया आपका, कंटिन्यूस एवरीवेयर हो गया, हर जगह कंटिन्यूस हुआ। लेकिन इसमें ये क्रिंक बन गई, ये चोंच बन गई, ये नोब बन गई। जैसे यहाँ पे ऐसे शार्प बन रहा है ना, जहाँ जहाँ शार्प बन रहा है वो वहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा। शार्प जहाँ बन जाता है ग्राफ वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब शार्प कहाँ कहाँ बन रहा है वो पता करते हैं। ये आपका π/2 होता है, ये ओड π/2 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2, ये 9π/2, ऐसे इधर भी देखो माइनस में -π/2, -3π/2। तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, जहाँ शार्प बनेगा। शार्प कहाँ का बन रहा है,
जैसे पाई बाई टू पे 3 पाई बाई टू 5 पाई बाई टू ओड पाई बाई टू पे बन रहा है ना, विषम पाई बाई टू पे, इसका मतलब पाई बाई टू, और ओड नंबर को आप 2n+1 लिखते हो, तो ओड पाई बाई टू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहाँ पे ये शार्प बन जाएगा वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट अपन करते हैं कि डिफरेंशिएबल जो है तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ओड पाई बाई टू, और n बिलोंग्स टू आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो गया, आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। इस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एग्जाम्पल 30 है। एग्जाम्पल 30 अपना है f(x) इक्वल्स टू ए साइन 1/x, और यहाँ पे है k, और ये बोला है x नॉट इक्वल्स टू 0, और ये x इक्वल्स टू 0, और उसने बोला है द फंक्शन डिफाइंड बाय कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है ये एट x इक्वल्स टू 0। तो अपने को बोलना है कि फाइंड करना है k का वैल्यू। तो सबसे पहले कंटिन्यूस होता है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा वो RHL के और वो ही LHL के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होता है, आपको पता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन का वैल्यू अपने को पता चल गया 0, फंक्शन का वैल्यू k है। अब मैं RHL निकालता हूँ। RHL का मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो गया 0 प्लस, और ये बन गया साइन 1/x, x इक्वल्स टू 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब h हो गया, और h टेंडिंग टू 0 लगाना है आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन 1/h रख दिया। अब h को 0 किया, h को 0 करते ही आपके पास साइन 1/∞ बन गया, 1/0 बन गया, और 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी। अब साइन कितना ही हो उसकी रेंज -1 से 1 होती है, तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या आएगा, -1 to 1 आएगा। लेकिन कितना आएगा, -1 के 1 के बीच में आएगा, कितना आएगा, क्योंकि अपने को इन्फिनिटी का पता नहीं है, कितना आएगा -1 से 1 के बीच में कितना आएगा पता नहीं, ये पता नहीं है, इसका मतलब लिमिट जो है वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हुई, क्योंकि लिमिट डिफाइन नहीं हुई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुई, इसका मतलब k का वैल्यू निकल नहीं सकता, क्योंकि इसको आप इक्वल कर ही नहीं सकते। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन का जो कंटिन्यूटी, आप इसको बोल ही नहीं सकते ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नन, क्योंकि ये कंटिन्यूस होगा ही नहीं, ठीक है। तो जो गिवन है वो आपका गलत है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 31 डिस्कस करते हैं। इसके अंदर अपने पास है f(x) इक्वल्स टू ए मॉड x - 3 इंटू cos x, ठीक है। और उसने बोला है इज डिफरेंशिएबल एट, मतलब अगर ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले एक फंक्शन, तो इसको तो मान लेता हूँ gx, और इसको मैं मान लेता हूँ hx है cos x और gx है मॉड x - 3। तो इन दोनों के ग्राफ देखते हैं। कोस का ग्राफ आपको मालूम है ऐसे चलता है, ये कंटिन्यूस है ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका x - 3 का ग्राफ बनाते हैं, तो इसका टर्निंग पॉइंट है x इक्वल्स टू 3, टर्निंग पॉइंट है, इसका मतलब 3 ये रहा, तो इसकी 2 ब्रांचें चली जाएगी, तो इसके ऊपर x इक्वल्स टू 3 पे शार्प बन गया। शार्प जहाँ बन जाता है वहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल हुआ, तो x इक्वल्स टू 3 के ऊपर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, इसका मतलब जो है ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल 3 पे नहीं है, तो फाइनली डिफरेंशिएबल है कहाँ पे, पूरा फंक्शन मिला के डिफरेंशिएबल r पे होता,
लेकिन यहाँ पे एक क्रिंक बन गया, शार्प बन गया, मतलब 3 पे डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। तो अगर 3 को मैं छोड़ दूँ तो बाकी हर जगह, 3 को मैंने हटा दिया आर में से, तो बाकी हर जगह ये पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। इस तरीके से आप इसके डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है एग्जाम्पल 32। एग्जाम्पल 32 में आपके पास है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। और आपके पास क्वेश्चन है सेक टेन इनवर्स x है और y इक्वल्स टू ये, इसका डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट है, अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपन इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसका अपने को इन्वर्स हटाना पड़ेगा। इन्वर्स हटाने के लिए सेक, इसको पाइथागोरस से हटाते हैं। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो पाइथागोरस से मैं हाइपोटेनियस निकाल देता हूँ, ये 1 + x² हो गया। तो अगर मैं इसका सेक बनाऊंगा तो सेक इन्वर्स, सेक जो है इस फॉर्मूले से, सेक जो होता है वो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये टेन, फिर ये कॉट हो गया, ये सेक हो गया। सेक हो गया h/b। तो h/b का मतलब सेक इन्वर्स। नॉर्मली ये कोई अपने पास इंटरवल वगैरह है नहीं, तो अपने पास h का वैल्यू हो गया √1 + x², और अपॉन b का वैल्यू अपने पास क्या हो गया 1, तो ये कट गया। तो y इक्वल्स टू अपने पास आ गया √1 + x²। अब अपन इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो dy बाई डी एक्स इसका नॉर्मली हो ही जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट का हो गया 1/2 रूट, और ये एज इट इज 1 का 0 और x² का क्या हो गया 2x। तो फाइनली अपने पास x/√1 + x² इसका फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल 33 है। अपने पास u का वैल्यू है साइन इनवर्स 2x/1 + x², और v का वैल्यू अपने पास है टेन इनवर्स 2x/1 - x², और अपने को फाइंड करना है du/dv, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा अपन देखते हैं। सबसे पहले 1 + x² आ रहा है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ x = tan थीटा। नॉर्मल इंटरवल अपने पास है नहीं इसमें, तो साइन इनवर्स क्या बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा बन गया आपका ये। ठीक है, तो ये आपको मालूम है किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो अपन इसके अंदर u = लिख देते हैं साइन इनवर्स, ये बन गया साइन 2 थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो u = बन गया 2 थीटा। तो u = 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स x। अब अपन इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, du/dx = 2 tan इनवर्स का हो गया 1/1 + x²। सिमिलरली अपन इसको डिस्कस करते हैं, इसमें भी वो x का वैल्यू tan थीटा ही पुट करना है। तो v = tan इनवर्स कितना हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। अब अपने को मालूम है कि ये जो ब्रैकेट वाला फॉर्मूला होता है ये tan 2 थीटा का ही होता है। ये ब्रैकेट वाला फॉर्मूला किसका होता है, tan 2 थीटा का ही होता है, क्योंकि इसमें पुट कर दिया तो इसमें सेम ही पुट करना था। तो v = क्या बचा 2 थीटा, v = 2 थीटा का वैल्यू बोलो कितना हो गया tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dv/dx = 2 tan इनवर्स का क्या हो गया 1/1 + x²। तो अपन है ना इसके अंदर इसका डिवाइड लगा देते हैं dv/dx का, तो सेम से सेम कटेगा। तो मेरे ख्याल से अपने पास du/dv का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो ये अपने को निकालना था। तो इसका ऑप्शन अपना क्या हो गया, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं। थर्टी 35 है अपने पास, सॉरी 34 है। 34 है f(x) = अपने पास है e⁻x × sin x,
और इंटरवल अपने को बोल रखा है x बिलोंग्स टू 0 से पाई बोल रखा है। इसके अंदर अपने को रॉल्स थ्योरम लगानी है, अपने को क्या लगानी है, रॉल्स थ्योरम है, और c का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं तीनों पॉइंट नहीं लिख रहा, ये भी कंटिन्यूस होता है और ये भी कंटिन्यूस होता है। क्यों पता है क्या, क्योंकि e की पावर x का ग्राफ ये होता है और साइन का ग्राफ ये होता है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस है इंटरवल में, ठीक है। दूसरी चीज़ है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में 0 से पाई में। दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, क्योंकि इसमें कहीं भी क्रिंक नहीं बन रहा, शार्प नहीं बन रहा है, कहीं भी शार्प का मतलब ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। अगर ऐसा कहीं बन रहा है तो वहाँ पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। और तीसरी चीज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 और f पाई की वैल्यू निकालते हैं। x की जगह 0 रखे तो साइन 0 का वैल्यू 0, और ये कुछ भी हो तो ये इसको 0 कर देगा, और साइन पाई का वैल्यू भी क्या होता है 0, तो पूरे मामले को 0 कर देगा। अब अपने को एफ डे सी करना है। एफ डे सी का मतलब इसका डिफरेंस यू इंटू वी से करेंगे। ई की पावर एक्स को छोड़ दिया, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया, और साइन एक्स को छोड़ा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स हो गया। तो अब एक्स की जगह सी लिखना है आपको, सी लिख दिया। अब डिफरेंशिएशन जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से ई की पावर सी मैंने कॉमन ले लिया। अब कोस सी प्लस साइन सी इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ई की पावर सी और ये कोस सी प्लस साइन सी बन गया अपना, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से एक बार तो ई की पावर सी का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन ई की पावर का जो ग्राफ होता है वो आपको मालूम है 0 को टच ही नहीं करता। इसका मतलब ये है इम्पॉसिबल। ई की पावर का जो वैल्यू है वो 0 से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर ही होता है, तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ से इससे वैल्यू निकालता हूँ, तो कोस सी प्लस साइन सी कितना हो गया, 0। कोस सी को मैं उधर ले जाता हूँ, तो साइन सी इक्वल्स टू हो गया माइनस कोस सी। अब कोस सी का इसमें डिवाइड कर देता हूँ, साइन और कोस इक्वल में आ जाए तो आप कोस का डिवाइड कर देना, जिससे 10 में आंसर आ जाए। तो 10 सी इक्वल्स टू -1 हो गया, तो सी इक्वल्स टू 10। अब ये पता करते हैं अपन 10 का वैल्यू -1 कहाँ पे होता है, तो ये पता पर नॉर्मली अपन करें तो 10 का वैल्यू जो होता है वो -1 तो होता है π/4 पे। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ऐसे लिख देते हैं 10c इक्वल्स टू माइनस तो है ही, और ये 10 π/4 हो गया। अब ये जो माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आपको पता है नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव होता है इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 नेगेटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट लगा दिया पाई माइनस π/4, तो एलसीएम लिया तो 10c इक्वल्स टू बन गया अपने पास है 10 है 4 पाई माइनस पाई 3 π/4 हो गया, 10 से 10 कट गया, तो c का वैल्यू अपने पास आया जो 3 π/4 आया, मतलब 45 इंटू 3, π/4 का मतलब 45 इंटू 3 135 अपने पास इंटरवल जो है 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है। 0 से पाई में अगर ये बिलोंग कर गया, क्योंकि ये 135 है और ये 0 है और ये 180 है, इसका मतलब आपके पास एटलीस्ट एक वैल्यू आ गया है, तो एटलीस्ट वो ही सी का वैल्यू है 3 π/4, जिसके लिए रोलेंस थ्योरम इसके अंदर अप्लाई हो रही है। ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन है, ये इंटरवल आपका ओपन लगेगा, इसमें इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब सी का वैल्यू आपका क्या निकल गया 3 π/4 या 135 बोल सकते हो। तो ये आपका डी ऑप्शन इसके अंदर राइट होता है, ठीक है। अब आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, बाकी आगे करेंगे। थैंक यू। अगर आपको इसके अंदर जो कोई क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम लगे या आपको कोई अच्छा समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें।